हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं बेटा आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे से सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहां आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए केमिस्ट्री का हमारा एक और चैप्टर जिसका नाम है परमाणु की संरचना। और इसका हम देखने वाले हैं क्विक रिविजन, यानी 15 मिनट और उससे भी कम टाइम में हम इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके बारे में करेंगे चर्चा। पर अगर आप लोगों ने ठीक इसके पहले वाला चैप्टर थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा हो तो भाई उसका क्विक रिवीजन जरूर देख लेना, क्योंकि इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तब जाके तो मैं तुम्हें परमाणु की संरचना वाले चैप्टर के बारे में बता पाऊंगी। भाई एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जॉन डाल्टन, अगर वो ना होते तो शायद आज हमें एटम के बारे में इतना कुछ नहीं पता चलता। सबसे पहली बात कि मैम ये एटम होते क्या है। बच्चे, एटम जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ये किसी भी पदार्थ की क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या बोला मैंने? किसी भी पदार्थ यानी कि बच्चे जो सब्सटेंस है ना उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि क्या होती है बच्चे, सबसे छोटी इकाई होती है। क्या कहा मैंने? स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर? इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सब्सटेंस यानी कि जो पदार्थ होते हैं उसके ये किससे मिलकर बनते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई एटम यानी कि पदार्थ है। एटम यानी कि क्या है, परमाणु है, और उससे छोटा कुछ नहीं। लेकिन उसके अंदर पाए जाते हैं कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनके बारे में अभी चर्चा करेंगे, डोंट वरी। पर अभी पहले सुनो, हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ के रखा है। एक्चुअली में जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें क्या दिया था, हमें बताया था परमाणु के बारे में, और परमाणु को लेकर अपनी थ्योरी ही व्यक्त की थी, परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार परमाणु कैसा होता है भैया, अनडिवाइडेड होता है। ये किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, ये अनडिवाइडेड है, इसलिए आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, और ये अविनाशी है, इसका विनाश भी नहीं हो सकता। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को ही गलत साबित कर दिया। यस, दिस इज ट्रू कि इन्होंने हमें इतना कुछ बताया, लेकिन हमें पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे भी क्या पाए जाते हैं, कुछ मूल कण, दो मूल कण हैं। धीरे धीरे करके हमें ऐसे राज खुलते गए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे नए नए राज खुलते जा रहे थे, तो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे मूल कणों के बारे में पता चला। तो डाल्टन जी की अवधारणा जो थी वो कहीं ना कहीं गलत होती हुई नजर आई। लेकिन ध्यान से सुनो कि फिर हुआ ये कि एक और साइंटिस्ट है। सबसे पहले तो एटॉमिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? सो आप हमेशा आंसर क्या देंगे बेटा, जॉन डाल्टन देंगे। फिर आपसे अगर बोलेंगे कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, यानी कि बच्चे परमाणु को लेकर अपना पहला मॉडल ही किसने प्रस्तुत किया था, सो फिर आप नाम क्या लगाएंगे भैया, जे थॉमसन। आप बोल दो थॉमसन या फिर आप बोल दो जे थॉमसन, इन्हीं का पूरा नाम है। सो इन्होंने क्या दिया था भाई, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था बच्चे। क्या दिया था? फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि भाई जो एक एटम है ना वो एक कैसा, तरबूज जो होता है ना, तरबूज, बस उसी की तरह दिखाई देता है। और जिस तरह से तरबूज का रेड वाला भाग है और तरबूज का बीच में क्या पाया जाता है, उसका ब्लैक वाला भाग, सीड्स पाए जाते हैं ना, इन्होंने भी एक एटम के स्ट्रक्चर को तरबूज की तरह बताया। इन्होंने बोला कि एक एटम का जो बेस होता है वो तरबूज के जो रेड वाला सेक्शन है उसी की तरह होता है ना, और इसी में जो छोटे छोटे से सीड्स पाए जाते हैं उसी तरह से एक एटम में इलेक्ट्रॉन धसे हुए से होते हैं। लेकिन जब दूसरे साइंटिस्ट ने इसको पूरा देखा, इसका स्ट्रक्चर, तो भाई बहुत सारी कमियां भी निकल कर आई, और पता चला जब और भी साइंटिस्ट ने रिसर्च करना स्टार्ट करी कि भाई एक एटम इस तरह से नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या देखने को मिली, कमियां देखने को मिली, और एटम का एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर नहीं है। सो थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु कैसा है, पहली बात तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यानी धन आवेशित गोले है, और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, धसे हुए से होते हैं। सो ये है एक धनात्मक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे, धसे हुए हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसा होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, जे थॉमसन की कमियां कि एक्चुअली में ये मॉडल वैसा है ही नहीं, एक एटम ऐसा नहीं दिखाई देता है। और एक और चीज मैं बता दूं, इन्होंने ये जो तरबूज के समान इसे बताया ना, तो इन्होंने इसे क्रिसमस केक मॉडल के नाम से भी बोला है ना, इन्होंने बोला कि क्रिसमस केक की तरह भी दिखाई देता है, तो इसे क्रिसमस केक मॉडल भी बोला, और तरबूज मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है।
तरबूज मॉडल हो गया, प्लम पुडिंग मॉडल हो गया, क्रिसमस केक मॉडल हो गया, ये सब जे थॉमसन के दिए गए मॉडल को ही कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई है ना? अब बात आती है कि मैम ये कौन थे? सो भैया ये भौतिक शास्त्री थे। कौन थे? सो ये थे भौतिक शास्त्री जे थॉमसन, जिनका टाइम पीरियड था 1856 से लेकर 1940। इनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण ही 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज भी मिला और 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे। उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल प्राइज मिला। ऐसे साइंटिस्ट ज्यादा तो नहीं, कम से कम 5 से 6 साइंटिस्ट हैं इस पूरे चैप्टर में जिनका नाम आपको घोट लेना है, जिनमें से जॉन डाल्टन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएंगे? जे थॉमसन। अब जे थॉमसन का जो मॉडल था वो तो गलत हो गया, एक्चुअली में वो मॉडल एटम कुछ इस तरीके का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो फिर अब कौन आए भैया? रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अपना क्या दे दिया? एटॉमिक मॉडल दे दिया। जिन्होंने एक नई ही कहानी हमको बताई कि भाई इन्होंने क्या किया ना, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करा दी। हमें पता चला कि कुछ अल्फा कण जो है वो तो ऐसे सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण जो है सीधे तो निकले लेकिन कुछ जाकर जो है हमें वापस दिखाई दिए, कुछ ऐसे तिरछे होने लगे। तो हमें समझ में आया कि भाई यहाँ पर कुछ सीधे जा रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसा है जहां से ये रिटर्न वापस आ रहे हैं या इधर उधर विक्षेपित हो रहे हैं। तो यहाँ से पता चला रदरफोर्ड के मॉडल की वजह से ही कि एक एटम यानी कि एक परमाणु के अंदर ही बच्चे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक पाया जाता है। एक एटम के अंदर क्या पाया जाता है बच्चे? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। सो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत ही काम किया है, परिणाम दिया है, जो कि चित्र 4.2 में आप देख सकते हैं, जिसके कुछ इस तरीके के निष्कर्ष आपके सामने हैं। जैसे तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से सीधे ही निकल गए, है ना। जो अल्फा कण थे ना, अल्फा पार्टिकल्स थे, वो बहुत तेजी से आ रहे थे। कई सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो बच्चे सीधे ही निकल गए थे। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हो रहे, कोर से विक्षेपित हो रहे थे, बिल्कुल। कुछ ऐसे भी हो रहे थे कि जिनमें डिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन बहुत माइनर से एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक हर एक 12,000 कणों में से बच्चे एक पार्टिकल ऐसा था जो जाकर वापस आ रहा था। समझ पा रहे हो ना? जो क्या कर रहा था? जाकर वापस आ रहा था। एक पार्टिकल ऐसा भी था, ये ध्यान रखना, कितने कणों में से। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वो लौटकर वापस आ जाता है। मतलब समझ रहे हो, ये अविश्वसनीय है, आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसा ही हमें यहाँ देखने को मिला था, जिसके थ्रू हमने जाना कि एक एटम के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक पाया जाता है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, वो इसके चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं बच्चे? चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? इसके चारों तरफ ही बच्चे चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन एक समस्या है कि भाई रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ये तो बता दिया, लेकिन ये तो बताना भूल गए कि ये चक्कर लगाते लगाते एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा ना कि सीधे जाकर किससे टकरा जाएगा बच्चे? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक से। और फिर एक एटम ही क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस समस्या का समाधान तो इन्होंने निकाला ही नहीं। चलो फिर नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला। उनके आने के पहले रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये एक ऐसे साइंटिस्ट जिनका जन्म 1871 में हुआ था और मृत्यु 1937 में हुई थी। जन्म इनका 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोवा में हुआ था और उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए और 1908 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, है ना। सो जे थॉमसन को भी मिला नोबेल प्राइज, इन्हें भी मिला। अब आते हैं बोर मॉडल, है ना। नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था भाई इनका पूरा? सो इनका पूरा नाम था नील्स बोर। इन्होंने बोला कि भाई ये रहा एक न्यूक्लियस, ये रहा एक न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्चुअली में ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके चारों तरफ क्या होते हैं बच्चे? ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। और हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगाता है। किस में लगाएगा चक्कर? अपने ऑर्बिट्स में, कक्ष में लगाएगा। नाम दे दिया न्यूक्लियस के सबसे वाले पास वाले कक्ष को के, फिर एल,
फिर m, फिर n, ऐसे करके नाम दे दिया गया। फिर इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो अब अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे ना, उनके पास अब अपना खुद का घर है, उन्हें किसी और के घर में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब उनके पास अपना घर है तो वो आराम से उसमें चक्कर लगा सकते हैं। सभी का अपना एक एनर्जी लेवल होगा, जैसे पहले ऑर्बिट का एनर्जी लेवल 1 होगा, दूसरे वाले का 2 होगा, फिर 3, फिर ये 4। आपकी एनसीईआरटी में ये कितने एलिमेंट्स है ना, आपके एनसीईआरटी में ये लिमिटेड एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग 4 ऑर्बिट जो है बताए गए हैं, लेकिन केवल 4 होते हैं नहीं, हमारी धरती पर 118 तत्व होते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए कुल 7 ही ऑर्बिट्स होते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू, ऐसे करके 7 ऑर्बिट्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? और सभी का अपना क्या होता है बच्चे, एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर होता है। चलो अब बात आती है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हमें ये तो पता चल गया कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे जो चीजें हैं वो जो है हमारे ऑर्बिट्स में एक एटम के ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है क्या, तो सुनो, ये होते हैं बच्चे सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहा मैंने? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये होते हैं। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 3। कौन कौन सी? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड और ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल उदासीन होता है। ये दोनों की लोकेशन क्या होती है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। और इसकी लोकेशन क्या होती है? सो ये ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। सो परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना गया। इन्होंने बोला क्या लगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो, जहां पर आप n इज इक्वल्स टू उसका एनर्जी लेवल पुट करोगे। तो अगर n इज इक्वल्स टू मैं 1 करती हूं ना बेटा, सो फर्स्ट वाले ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट में 2n स्क्वायर करा, तो यानी अगर मैंने इसका 1 का स्क्वायर किया तो बच्चे 1 ही आएगा, मतलब फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, है ना। इसी के साथ अगर मैं n इज इक्वल्स टू 2 करती हूँ और ये हमारा फॉर्मूला है, तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चे? सो ध्यान से सुनो, ये 2n स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा बच्चे? 8, यानी दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। फिर मैंने क्या किया भाई, n इज इक्वल्स टू 3 कर दिया, और अगर 3 करा तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18। ऐसे करके हम सभी में इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। सो इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n स्क्वायर से दर्शाया जाता है। यहाँ n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या फिर k कोश में होगी। सो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 2 होगी। दूसरे कक्ष या l कोश में क्या होगा भैया? 8 होगा। तीसरे वाले में m में कितना होगा? 18, और n में कितना होगा बच्चे? 32 होगा। तो हमें ये फॉर्मूला बताया। इसी के साथ ध्यान से सुनिएगा, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। आपको ध्यान रखना है, किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला वाला ऑर्बिट भरा ही नहीं है और दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन पुट होने लगे, नहीं। किसी भी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष जो है वो पूरी तरह से ना भरे हों। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार बढ़ती हैं। पहले तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था को अग्रिम चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुल कितने एलिमेंट्स हैं भैया? 18 एलिमेंट्स हैं। आपको कुछ नहीं तो बच्चे क्लास 9th में हो, 10th में भी लगभग 20 एलिमेंट्स की ही परमाणु संख्या याद रख लेना। तो सभी के तुम्हें कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। परमाणु संख्या 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। हीलियम में परमाणु संख्या 2 होती है, इसका एटम ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 2 से ज्यादा पहले वाले में नहीं बैठ सकते। फिर आ जाओ लिथियम, इसकी परमाणु संख्या 3 होती है, तो पहले 2 बैठा दिया, फिर 1, ऐसे करते बढ़ता जाएगा। आपको पता है कि भाई किसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठाने हैं, तो आप आगे शिफ्ट होते जाना। ऐसे करके लास्ट तक अगर आप आओगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सारणी विभिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के साथ साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का यहाँ पर वर्णन जो है, इलेक्ट्रॉन का वर्णन किया गया, वैलेंसीज तक बताइए। सो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये कुछ तत्वों के नाम है, इसके प्रतीक चिन्ह है, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसका इलेक्ट्रॉन का वितरण जो मैंने तुम्हें सिखाया है कि कोश में कितने होंगे, L, M, N।
ऐसे करके। अब जैसे सोडियम है ना, इसकी परमाणु संख्या कितनी है 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। सो ये न्यूक्लियस है, पहले वाले में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, फिर कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, और फिर कितने बैठेंगे 1। दैट्स इट, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और सभी की यहाँ पर वैलेंसीज भी देकर गई है। लास्ट वाले ऑर्बिट में अलग अगर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है तो अपना त्याग कर देंगे, तो जिसका त्याग करेंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है लेकिन कुछ की कमी है तो फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ऐसा करके यहाँ पे चलता है। और कार्बन एक ऐसा एटम होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। सबकी वैलेंसीज भी एक एक बार आपको क्या करनी है बच्चे, देख लेनी है। सो दैट्स इट, इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।